हेलो फ्रेंड, तो स्वागत है आपका हमारे इस वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में हम सेक्शन बी यानी कि पार्ट 2 अपना स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है, जिसमें हम इंट्रोडक्शन करेंगे माइक्रो इकोनॉमिक्स का। हमने पार्ट 1 में स्टैटिस्टिक्स फॉर इकोनॉमिक्स का पूरा पेपर कवर किया था, ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर था ये। और आज हम सेक्शन बी कवर करने वाले हैं, ठीक है। इसमें हम एमसीक्यू एंड डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन दोनों कवर करेंगे, ठीक है। लास्ट तक आप बने रहिए। और इसका पार्ट 1 डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहाँ से जाके आप वॉच कर सकते हैं, ठीक है। तो पहला यानी कि 18वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा विषय समष्टि अर्थशास्त्र के अध्ययन में नहीं आता है, ठीक है। तो एक होता है मैक्रो, एक होता है माइक्रो। आज हम हमारी जो 11th में बुक है वो है माइक्रो, और 12th में जो बुक है वो है मैक्रो। ओके, तो हम मैक्रो में समग्र चीज़ें पढ़ते हैं, जैसे कि एम्प्लॉयमेंट, पूरे देश में हमारा एम्प्लॉयमेंट यानी कि रोजगार कैसा है, ठीक है, डिमांड कैसी है, नेशनल इनकम कैसी है, ये सारी चीज़ें पढ़ते हैं। लेकिन हम 11th क्लास यानी कि माइक्रो में ये पढ़ते हैं कि उत्पादक का संतुलन कैसा किया जाए, ठीक है। हम इसमें छोटे इंडिविजुअल इकाई के बारे में पढ़ते हैं, यानी कि व्यक्तिगत चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। इसमें एक चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है, मार्केट के बारे में पढ़ते हैं। लेकिन हम मैक्रो में पूरे वर्ल्ड लेवल यानी कि अपने पूरे इंडिया के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पर हम सिर्फ छोटी चीज़ों पर ध्यान देते हैं, ठीक है। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन होगा हमारा? सी, जिसमें हम एक वस्तु की बाजार की मांग पढ़ेंगे, ठीक है। और जब हम पूरे बाजार की मांग पढ़ने लग जाएंगे यानी कि समग्र मांग पढ़ने लग जाएंगे तो हो जाएगा व्यष्टि अर्थशास्त्र। राष्ट्रीय व्यष्टि अर्थशास्त्र में पढ़ी जाती है यानी कि मैक्रो में। और रोजगार स्तर यानी कि एम्प्लॉयमेंट लेवल किस में पढ़ा जाता है? समष्टि में। लेकिन जो वेस्ट ये है ऑप्शन सी, ये व्यष्टि में पढ़ा जाता है यानी कि माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम इसका अध्ययन करते हैं, ठीक है। हम इसमें एक चीज़ों का अध्ययन करते हैं यानी कि इंडिविजुअल। लेकिन जब हम समग्र की बात आएगी तो व्यष्टि यानी कि मैक्रो, ठीक है। माइक्रो मतलब छोटी और मैक्रो मतलब बड़ी। तो 9th क्वेश्चन है हमारा, हांसवान सीमांत उपयोगिता नियम के अनुसार प्रत्येक अगली इकाई के उपयोग से प्राप्त संतुष्टि क्या होती है? तो वह घटती है, ठीक है। आपको भूख लगी है सुबह से, तो आप रात को घर गए, खाना खाया, तो पहली रोटी से जो आपको उपयोगिता मिलेगी यानी कि यूटिलिटी मिलेगी, उसकी मात्रा अलग रहेगी। फिर जैसे जैसे आप रोटी बढ़ाते जाओगे संख्या, तो आपको कम सेटिस्फेक्शन मिलता जाएगा, ठीक है। यानी कि जैसे जैसे आप रोटी अधिक खाओगे, आपका क्या होगा, जो सेटिस्फेक्शन होगा वो डाउन होता जाएगा, ठीक है। तो इसको जो हमारी उपयोगिता है इसको किस में मापते हैं? यूटिलिटी, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है 20वां, निम्न में से कौन सा जोड़ी प्रतिस्थापन वस्तुओं का उदाहरण है? प्रतिस्थापन वस्तु समझते हैं पहले, जो एक दूसरे के स्थान पर प्रयोग की जा सके, ठीक है। और पूरक वस्तुएं क्या होती है? जो एक साथ यूज की जाती है, जैसे कि कार और पेट्रोल, ठीक है। ये दोनों कॉम्बिनेशन में यूज की जा सकती हैं। अगर एक चीज़ नहीं है तो दूसरी भी नहीं चलेगी। लेकिन प्रतिस्थापन में क्या होता है, एक वस्तु अगर डिमांड उसकी ज़्यादा है और उसका प्राइस हाई हो गया है तो हम दूसरे पर शिफ्ट हो जाते हैं। जैसे कि चाय और कॉफ़ी, अगर चाय की कीमत ज़्यादा हो जाएगी तो हम कॉफ़ी का यूज़ करने लग जाएंगे, या कॉफ़ी हो जाएगी ज़्यादा तो हम चाय का यूज़ करने लग जाएंगे, ठीक है। तो ये एक दूसरे के प्रतिस्थापन यानी कि एक दूसरे के स्थान पर यूज होती है, ठीक है। 21वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सूत्र सही है? यानी कि इसमें कुछ सूत्र दिए गए हैं 4, वही हमें बताने कौन सा सही है। तो ऑप्शन बी यानी कि टी सी इज इक्वल टू टी एफ सी प्लस टी वी सी करेक्ट रहने वाला, ठीक है, फॉर्मूला। नेक्स्ट है, पूर्ति में विस्तार की स्थिति में हम चलते हैं। तो इसमें मैं पूछा है कि जब हम पूर्ति के विस्तार की स्थिति में चलते हैं तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट रहने वाला है, ठीक है। तो ऑप्शन ए करेक्ट रहने वाला, उसी पूर्ति वक्र पर नीचे से ऊपर की ओर के बिंदु पर हम चलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथन को पढ़िए और ध्यानपूर्वक उत्तर दीजिए। ये आपके लिए मैं छोड़ रहा हूँ, इसको आप कमेंट करना कि इसका आंसर क्या होने वाला है, ठीक है। ये असर्शन वाला नहीं है, कथन वाला, यानी कि दोनों कॉम्बिनेशन में क्या फिट बैठेगा, दोनों गलत है या दोनों सही है, या एक सत्य है या दूसरा असत्य है, या दोनों इनकरेक्ट है, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन ईजी होता है, लेकिन जो असर्शन एंड रीजन वाले होते हैं उसमें थोड़ा माइंड आपको यूज करना पड़ता है। 24वां प्रश्न है, कथन पढ़ के हमें ध्यानपूर्वक कॉम्बिनेशन पर टिक करना है, ठीक है। तो पहला कथन है, एक उत्पादक है, ठीक है। उत्पादक मतलब क्या होता है? प्रोड्यूसर, ठीक है। वो उत्पादन के उस स्तर पर अपना संतुलन प्राप्त करता है जहां अधिकतम लाभ होता है, ठीक है। जब प्रोड्यूसर कोई कंपनी चला रहा है, ठीक है, कोई गुड्स प्रोड्यूस कर रहा है, वो लाभ कब कमाएगा? जब उसका जो क्या इनकम प्रॉफिट होगा वो एकदम हाई होगा, यानी कि मैक्सिमाइज होगा, ठीक है। सेकेंड है, पूर्ण प्रतियोगिता फार्म में कीमत निर्धारक है, ये गलत है। इसमें कीमत कीमत निर्धारण किसमें होती है? जहाँ मोनोपोली होती है, ठीक है। जहाँ पे सिर्फ एक ही फार्म होती है वो अपने हिसाब से कीमत निर्धारण करती है, लेकिन कंपटीशन में ये ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है। कंपटीशन जहाँ होता है वहाँ पे प्राइस फ्लैक्चुएट होते रहते हैं। तो ऑप्शन बी करेक्ट रहने वाला है, ऑप्शन ए करेक्ट रहने वाला है, यानी कि कथन फर्स्ट सत्य है और सेकंड असत्य है, ठीक है। तो पहला राइट है, दूसरा
रॉन्ग है। 25वां प्रश्न, इसमें हमें असर्शन और रीजन बेस्ड क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है, यानी कि अभिकथन पढ़ना है, फिर कारण पढ़कर हमें इसमें कोऑर्डिनेट करके कॉम्बिनेशन पर टिक करना है, ठीक है। तो पहला कथन है, ऊंची कीमत पर वस्तु की अधिक पूर्ति की जाती है, यानी कि कीमत ऊंची हो जाती है किसी वस्तु की तो उसकी पूर्ति अधिक होती है। जैसे कोई वस्तु, उसकी कीमत 12 रुपये है, ठीक है, अब उसकी कीमत बढ़कर हो गई 15 रुपये, यानी कि 3 रुपये बढ़ गई। तो अब जो प्रोड्यूसर है वो क्या करेंगे, अपना लाभ बढ़ाना चाहेंगे। लाभ बढ़ाना चाहेंगे तो क्या करेंगे, और गुड्स प्रोड्यूस करेंगे ताकि उनको 15 रुपये पर हाई प्रॉफिट मिल सके, ठीक है, तो ये करेक्ट है। ऊंची कीमत का अर्थ है उच्च लाभ, ये भी करेक्ट रहने वाला है, ठीक है। तो यानी कि ये दोनों करेक्ट हैं और एक दूसरे की व्याख्या भी कर रहे हैं, ठीक है। जब ऊंची कीमत होगी, देखिए 12 से 15 रुपये हुई तो 3 रुपये का इजाफा हुआ, तो क्या जो प्रोड्यूसर है वो अच्छा खासा इनकम कर लेंगे, ठीक है। तो ऑप्शन ए करेक्ट रहने वाला है, यानी कि दोनों सही है और एक दूसरे की व्याख्या भी सही कर रहे हैं, ओके। तो 26वां प्रश्न है, किस बाजार में नए फार्मों को प्रवेश प्रतिबंध होता है, तो वे होते हैं एकाधिकार वाले, ठीक है, जिसमें मोनोपोली होती है। मोनोपोली का मतलब होता है कोई गुड्स एंड सर्विस सिर्फ एक ही सेक्टर, यानी कि एक ही कोई कंपनी है वही प्रोड्यूस कर रही है, ठीक है, वही फार्म वहाँ पे अपना कब्जा किए हुए और कोई भी फार्म उसके अंदर नहीं आ सकती। जब एक ही चीज़ रहती है, ठीक है, एक ही विकल्प रहता है तो क्या करता है, अपने हिसाब से प्राइस सेट करता है, ठीक है, और क्वालिटी गुड्स की ऊपर नीचे करता रहता है अपने अकॉर्डिंग, ठीक है। वहाँ पर फिर उपभोक्ता की मर्जी नहीं चलती, वहाँ पे उत्पादक की मर्जी चलती है जहाँ मोनोपोली होती है, ठीक है। अगर सोचो मार्केट में सिर्फ एक ही ब्रांड के फ़ोन रहते हैं, एक ही कंपनी के, तो अपने अकॉर्डिंग सारे फीचर्स, सारे प्राइस, सब कुछ अपने अकॉर्डिंग सेट करते हैं। लेकिन जब बहुत सारी कंपनीज हैं, ठीक है, कम से कम 100-150 कंपनी अपना फ़ोन लॉन्च कर दी है, तो वहाँ पे कंपटीशन बढ़ जाता है, ठीक है, जहाँ पर उपभोक्ता यानी कि हमारे पास चॉइसेस रहती हैं चीज़ों को चुनने के लिए, ठीक है। 27वां यानी कि हमारा लास्ट एमसीक्यू रहने वाला है, ठीक है। तो कोई वस्तु है एक्स, उसकी संतुलन यानी कि उसकी जो इक्विलिब्रियम प्राइस है 15 रुपये है, ठीक है, और सरकार ने उसकी उच्चतम कीमत 10 रुपये कर दी, यानी कि 10 रुपये से कोई भी दुकानदार उससे अधिक नहीं ले सकता, ठीक है। जैसे हम डायग्राम के माध्यम से समझते हैं, ठीक है, ये हमारा डायग्राम है, ये है डिमांड, ये है सप्लाई, ओके, और जो संतुलन है ये रहा, ठीक, 15 रुपये। अब सरकार ने क्या कर दिया, इसको 10 रुपये कर दिया, यानी कि इसकी उच्चतम यानी कि हाईएस्ट प्राइस 10 ही रुपये होगा, उससे नीचे आप कर सकते हो लेकिन उससे हाई नहीं कर सकते। इसे हम प्राइस सीलिंग कहते हैं, ठीक है, इसको क्रोज नहीं कर सकते, ओके। तो क्या होगा, जब हमारा प्राइस 15 से 10 होगा, यहाँ पर शिफ्ट हो गया है, तो क्या लोग मांग अधिक करेंगे, यानी कि डिमांड बढ़ जाएगी, ठीक है। जब कोई पेन समझ लीजिए 15 रुपये का मिल रहा है तो उसे लोग कम खरीदेंगे, लेकिन वही उसकी कीमत 10 रुपये हो गई तो लोग अधिक खरीदेंगे, ठीक है। तो पहले हमारा जो प्राइस लाइन था यहाँ पर था, फिर वो नीचे शिफ्ट हुआ, ठीक है, तो लोगों की डिमांड अधिक हो जाएगी। अब हम इंट्रोडक्टरी माइक्रो इकोनॉमिक्स के PYQ के सॉल्यूशन देखेंगे, ठीक है, लास्ट ईयर क्वेश्चन आए थे, रिपीटेड हैं, और इसको रेडी करके जाना, पेपर में भी देखने को मिल सकते हैं, यही सब इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। तो फर्स्ट है उत्पादन संभावना की परिभाषा और विशेषता बताइए। तो इसकी परिभाषा देखते हैं। ये क्या है, स्थिति है जिसमें एक अर्थव्यवस्था अपने संसाधनों का उपयोग करके विभिन्न वस्तु और सेवा का उत्पादन करती है। संसाधन क्या हो सकते हैं, भूमि, पूंजी, ठीक है, श्रम, और भी बहुत सारे रिसोर्सेज जो प्राकृतिक रिसोर्सेज हैं, ठीक है, भूमि में उपलब्ध, जैसे कि लोहा, स्टील, ये सब क्या भूमि में उपलब्ध है जिसका यूज़ करके हम जैसे कार का निर्माण करते हैं, तो ये क्या संसाधन है। और वक्र जब लग जाए तो हम इन्हीं संसाधनों के कॉम्बिनेशन को शो करते हैं ग्राफ पर, ठीक है। इसकी विशेषता देखते हैं। संसाधनों की सीमा यानी कि जितने हमारे पास संसाधन उपलब्ध रहेंगे उतना हमारा प्रोडक्शन अच्छा होगा। अगर हमारे पास संसाधन नहीं है तो हम प्रोडक्शन ज़्यादा नहीं कर सकते, ठीक है। तो आइए इसको देखते हैं। उत्पादन संभावना की सीमा संसाधनों की उपलब्धता पर आधारित होती है, यानी कि जो इनकी सीमा है, यानी कि इनकी डिसएडवांटेज यानी कि इनकी लिमिट्स किस पर जाके लगती है, जब संसाधनों की उपलब्धता कम होती है। जितनी उपलब्धता रहेगी उतना अच्छा प्रोडक्शन होगा, अगर उपलब्धता कम हो गई तो प्रोडक्शन कम हो जाएगा, ठीक है। तो क्या है, सीमा है। सेकंड है वस्तु और सेवाओं का विकल्प। उत्पादन संभावना में वस्तु और सेवाओं का विकल्प शामिल है, जैसे कि अर्थव्यवस्था खाद्यान्न के बजाय औद्योगिक वस्तुओं का उत्पादन कर सकती है, ठीक है। तो उनके पास विकल्प है, ठीक है, कोई भी वस्तु चाहे उत्पादन कर सकते हैं। ये क्या है, इसकी विशेषता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मांग वक्र में दाईं ओर खिसकाव के प्रमुख कारण बताइए, ठीक है। तो ये हमारा ग्राफ, ये हमारा डिमांड, ये है सप्लाई, ये है डिमांड, ठीक है। तो ये है डिमांड और ऊपर वाली वक्र सप्लाई है, तो इसमें दाईं ओर खिसकाव है, यानी कि ये इधर आ जाएगी। तो हमारा जो
डिमांड है वो इतना बढ़ जाएगा। ठीक है, तो पहला हमारा डिमांड इतना हो गया, पहले इतना था, अब हमारा डिमांड इतना यानी कि इंक्रीज कर गया। तो इसके कारक क्या हो सकते हैं? ठीक है, यानी कि जब हमारी डिमांड बढ़ रही है, ठीक है, तो उसके कारण क्या है? यानी कि पहले किसी चीज़ वस्तु की डिमांड थी 50, अब उसकी डिमांड हो गई 70, तो उसके पीछे कारण क्या, वही हम देखना है। ठीक है, हमने ग्राफ में भी देख लिया क्या चेंजेस आए हैं, अब इसको हम डिस्क्रिप्टिव रूप में देख लेते हैं। आय में वृद्धि, यानी कि जब आपकी इनकम बढ़ती है तो क्या होता है, डिमांड बढ़ती है। जैसे आप पहले 10,000 कमा रहे थे तो आपकी जो डिमांड थी वो 50% थी, अब आपकी इनकम होगी 20,000, तो अब क्या करोगे, आप 70% कर दोगे अपनी डिमांड को। ठीक है, तो जब आय बढ़ती है तो अधिक वस्तुओं और सेवाओं की मांग उत्पन्न होती है। ठीक है, स्वाद और पसंद में परिवर्तन आता है, यानी कि जब आपको कोई चीज़ बेटर लगने लग जाती है, यानी कि हाई क्वालिटी की चीज़ पसंद आ जाती है, तो क्या करते हो आप, उसके अकॉर्डिंग अपना जो डिमांड है वो चेंज कर देते हो। जनसंख्या में वृद्धि, यानी कि जितनी जनसंख्या रहेगी उतनी डिमांड रहेगी, यानी कि 50 करोड़ जनसंख्या है तो 50 करोड़ डिमांड आएगी। ठीक है, अगर वही जनसंख्या 100 करोड़ होगी तो और अधिक डिमांड आएगी। ठीक है, फोर्थ है विज्ञापन और प्रचार, जब कंपनियां विज्ञापन और प्रचार करती हैं, ठीक है, जिसके कारण उपभोक्ता उनकी तरफ आकर्षित होते हैं, उनकी वस्तुओं की तरफ, जिसके कारण वो डिमांड करते हैं। ठीक है, बहुत से कंपनी और सेवाओं चलाती हैं जिनका वो विज्ञापन करती हैं, जिसके कारण जनता आकर्षित होती है उनकी तरफ और डिमांड अधिक होती है, यानी कि जो दिखता है वही बिकता है, जब वो दिखेगा तो बिकेगा, बिकेगा तो डिमांड हाई हो जाएगी। ठीक है, मैंने आपको ग्राफ पे भी समझाया था, एक बार और दिखाता हूँ। ठीक, ये ग्राफ है, ये डिमांड है और ये सप्लाई है, और पहले हमारा जो डिमांड था यहाँ पे था इक्विलिब्रियम, अब डिमांड में बदलाव, यानी कि वक्र दाईं ओर खिसक गया है, तो डिमांड जो है हमारी यहाँ से इतनी हो जाएगी। ठीक, पहले देखिए इतना रेक्टेंगल था, इतना बॉक्स था, लेकिन अब देखिए बॉक्स बढ़ चुका है, यानी कि डिमांड में चेंज आ गया है। ओके, तो पहले डिमांड इतनी थी, अब डिमांड बढ़ गई है, देख लीजिए। ओके, तो ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन थी और ये टेक्सचुअल। ठीक, तो दोनों आपको इंपॉर्टेंट है, ये डायग्राम ड्रॉ कर दोगे तो अधिक नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, एक बार ग्राफ पर देखते हैं खिसकाव किस तरफ आता है। जैसे ये डिमांड और सप्लाई लाइन है, ये डिमांड है और ये सप्लाई है। ठीक है, तो जब दाईं ओर खिसकाव आएगा तो डिमांड का इधर इधर शिफ्ट होगा, और जब डिमांड में कमी आएगी तो डिमांड इधर शिफ्ट होगी। ठीक है, ओके, आई होप आपको समझ आ गया होगा। अगला प्रश्न है प्रतिस्थापन वस्तु और पूरक वस्तुओं में अंतर बताइए। ठीक है, तो प्रतिस्थापन वह वस्तुएं होती हैं जो एक दूसरे के स्थान पर उपयोग की जा सकती हैं। उदाहरण के लिए जैसे चाय और कॉफ़ी, ये दोनों पेय हैं और एक दूसरे के स्थान पर उपयोग की जा सकती है। एक दूसरे के स्थान का मतलब, जैसे कॉफ़ी की कीमत अधिक है तो लोग चाय पर शिफ्ट कर जाएंगे, क्योंकि दोनों एक ही समान लगती हैं टेस्ट में। ओके, और कॉफ़ी की कीमत अधिक हो जाएगी तो लोग चाय पर चले जाएंगे, चाय की हो जाएगी तो कॉफ़ी पर चले जाएंगे, यानी कि एक दूसरे पर शिफ्ट होते रहेंगे। लेकिन जो पूरक वस्तुएं होती हैं वो ऐसा नहीं करती, वो कॉम्बिनेशन के साथ यूज होती हैं। जैसे कि पेन और कागज़, अगर कागज़ नहीं है तो पेन का क्या काम, ठीक है, तो अगर पेन नहीं है तो कागज़ का क्या यूज़। ओके, वैसे ही कार एंड पेट्रोल है, अगर पेट्रोल की कीमत हाई हो जाएगी तो लोग कार चलाना कम कर देंगे। ठीक है, तो ये पूरक यानी कि एक दूसरे के पूरक हैं, यानी कि एक कॉम्बिनेशन में चलते हैं, एक दूसरे के साथ उपयोग होते हैं, और ये एक दूसरे के स्थान पर उपयोग होते हैं। लेकिन पूरक वस्तु एक दूसरे के साथ उपयोग होती हैं, अगर एक वस्तु नहीं है तो दूसरी यूजलेस हो जाएगी। ठीक है, ये दोनों एक दूसरे के साथ उपयोग किए जाते हैं। ठीक है, आई होप आपको समझ आया होगा। इसमें आप चाय कॉफ़ी लिख दीजिए और इसमें पेन और कागज़ या कार एंड पेट्रोल। ओके, तो ये थे इजी क्वेश्चन, ये पूछे जा सकते हैं, इसको याद करके जाना। क्वेश्चन है न्यूमेरिकल। ठीक है, मांग कीमत लोच फाइंड आउट करना है, आप इसे पेपर में देख लेना क्या क्वेश्चन था। ठीक है, तो आइए हम इसको सॉल्व करते हैं। कोई वस्तु है, ठीक है, एक्स वस्तु है, उसकी कीमत 20% गिर जाती है और उसकी डिमांड 10 से बढ़कर 12 हो जाती है, और मांग कीमत लोच की गणना हमें करना है। तो उसके लिए सूत्र क्या है, मांग में क्या परिवर्तन आया है उसको डिवाइड कर देना है कीमत में परिवर्तन जो आया है, और उसको फिर मल्टीप्लाई करना है किससे, कीमत डिवाइडेड बाय मांग। ओके, तो आइए इसको हम देखते हैं, फिर आपको समझाता हूँ। मांग में क्या परिवर्तन आया है, पहले हम 10 इकाई की डिमांड करते थे, अब 12 हो गई, यानी कि 2 का इजाफा हुआ है। ठीक है, यानी कि जब कीमत कम हुई है तो 2 इकाई ज़्यादा हमने बढ़ाई है मांग में। कीमत में परिवर्तन 20% डाउन हुई है, यानी कि 0.20 कीमत इसकी डाउन हुई है, यानी कि उसमें परिवर्तन आया है। और इसकी जो कीमत शुरुआत में थी 5 रुपये थी और मांग थी 10 रुपये। ठीक है, और जो इसमें चेंजेस आए, मांग में क्या परिवर्तन आया, 2 इकाइयों का, तो यहाँ पे पुट हो जाएगी। ठीक है, और कीमत में क्या परिवर्तन आया है, 0.20 का, तो यहाँ पे पुट हो जाएगी। तो इसको हम ऐसे करेंगे तो यहाँ पर ये हमारे पास ब्रैकेट का आ जाएगा, और हमारी कीमत क्या थी, 5 रुपये, तो 5 रुपये हम यहाँ पर पुट कर देंगे।
और इसकी इकाई यानी कि मांग क्या थी 10, ठीक 10 यूनिट, ठीक, और कीमत 5 और मांग 10 थी। तो इसको डिवाइड करेंगे और जो दोनों को ब्रैकेट सॉल्व करने के बाद जो आंसर आएगा उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आएगा वो 1 है, यानी कि जो मांग कीमत लोच है वो 1% है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है अल्पकालीन उत्पादन फलन और दीर्घकालीन उत्पादन फलन में क्या अंतर है। तो अल्पकालीन यानी कि शॉर्ट टर्म में देखते हैं, इसमें उत्पादन मात्रा और उत्पादन के साधन के बीच संबंध का अध्ययन किया जाता है, यानी कि जो हम उत्पादन की मात्रा है और जो उत्पादन के साधन है, ठीक है, उनके बीच क्या संबंध यानी कि क्या रिलेशन है उसको हम स्टडी करते हैं। ठीक है, ये दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है। और इसमें जो साधन है, जो उत्पादन के जो साधन है उसकी मात्रा को हम स्थिर मान के चलते हैं, यानी कि कोई कार है उसकी कीमत है जो उत्पादन की वो 10 लाख है, तो हम उसको 10 ही लाख मान के चलेंगे। ठीक है, यानी कि स्थिर मान के चलेंगे। उत्पादन की मात्रा में परिवर्तन के कारण उत्पादन के साधन में परिवर्तन का अध्ययन किया जाता है, यानी कि जब उत्पादन की मात्रा में परिवर्तन आएगा तो उत्पादन के साधन में जो परिवर्तन आएगा उसके बीच हम अध्ययन करेंगे क्या संबंध है। दीर्घकाल में क्या होता है, इसमें उत्पादन की मात्रा और उत्पादन के साधनों के बीच संबंध का अध्ययन किया जाता है, यानी कि दोनों में एक ही चीज़ है। ठीक है, दोनों में उत्पादन की मात्रा और उत्पादन के साधन का अध्ययन किया जाता है। लेकिन अल्पकालीन में वो साधन जो थे उत्पादन की वो स्थिर थे, लेकिन इसमें परिवर्तनशील है, यानी कि दीर्घकालीन में उत्पादन के साधन परिवर्तनशील माने जाते हैं। इसमें उत्पादन की मात्रा में परिवर्तन के कारण उत्पादन के साधन में परिवर्तन का अध्ययन किया जाता है, यानी कि इसमें भी जो उत्पादन की मात्रा में परिवर्तन आता है उसके कारण भी क्या होता है, उत्पादन के साधन में परिवर्तन आ जाता है। ठीक है, जिसका हम अध्ययन करते हैं। साथ ही साथ उत्पादन के साधन में परिवर्तन के कारण उत्पादन की मात्रा में भी परिवर्तन का अध्ययन किया जाता है। उत्पादन का साधन क्या होता है, जैसे कोई फैक्ट्री है, ठीक है, उसको लगाने के लिए क्या चाहिए हमें, पूंजी, भूमि, श्रम, ये सारी चीज़ें चाहिए। जब भूमि, श्रम, पूंजी इनकी कॉस्ट अधिक होने लग जाएगी, ठीक है, तो क्या जो हमारा प्रोडक्शन है उसमें भी चेंजेस आएगा। ठीक है, तो उसके बीच के रिलेशन को फाइंड आउट कर, जैसे कोई कार कंपनी है, ठीक है, वो कार प्रोड्यूस करती है और जो कार बनाने में संसाधन यूज होते हैं यानी कि साधन यूज होते हैं, जब उनमें चेंजेस आएंगे यानी कि उनकी कीमत बढ़ेगी घटेगी, तो क्या होगा, उनके जो प्रोडक्शन है यानी कि उत्पादन है उसमें भी चेंजेस आएंगे। और इन्हीं दोनों चेंजेस के बीच का जो अध्ययन हम करेंगे वही होगा दीर्घ उत्पादन फलन। ओके, अगला प्रश्न है पूर्ण प्रतियोगी बाजार में फर्म का मांग वक्र पूर्णतः लोचदार होने के कारण, यानी कि कोई बाजार है जहाँ पे कंपटीशन है, यानी कि सारे कंपनी अपना प्रोडक्ट वहाँ पे बेच सकती हैं। ठीक है, तो मांग में क्या डिफरेंस आ सकता है, यानी कि क्या ऊपर नीचे यानी कि फ्लक्चुएशन हो सकती है, उसी का आंसर देना है। तो बाजार में कई फार्म होती हैं, जैसे एक दुकान है, ठीक है, अगर बगल में दूसरी दुकान खुल गई तो आपके क्या है, जो डिमांड है यानी कि आपके कस्टमर डिवाइड हो जाएंगे, आधे इसके पास चले जाएंगे आधे इसके पास। और कोई तीसरी दुकान खुली, उसने कम दाम पर आपसे कम, आप 5 रुपये की वस्तु बेच रहे हैं, उसने 3 रुपये में वही वस्तु बेचने लग गई, तो आपके जो कस्टमर है और भी इधर चले जाएंगे, यानी कि फ्लक्चुएशन लगी रहेगी, यानी कि ऊपर नीचे डिमांड होती रहेगी। ठीक है, अब आइए इसको पढ़ते हैं। बाजार में कई फर्म होती हैं, यानी कि किसी मार्केट में एक ही दुकान तो होती नहीं, बहुत सारी दुकान होती है, जिसके कारण जो डिमांड है वो ऊपर नीचे होती रहती है। पूर्ण प्रतियोगी बाजार में कई फर्म होती हैं जिसके जो एक ही प्रकार की वस्तु का उत्पादन करती हैं, जैसे कि मार्केट में देखना फ़ोन का उत्पादन बहुत सारी कंपनियां करती हैं, इसलिए जो कस्टमर्स हैं वो डिवाइड हो गए हैं। ठीक है, हर ब्रांड में चले गए हैं। अगर सोचो ये एक ही कंपनी सारी चीज़ें प्रोड्यूस करती तो उसको अधिक प्रॉफिट मिलता। ठीक है, लेकिन बहुत सारी कंपनियां, ठीक है, एक ही गुड प्रोड्यूस कर रही हैं, तो क्या जो मांग वक्र है वो लोचदार हो गया है। वस्तु की कीमत एक ही होती है बहुत बार, ठीक है, और फार्म की मांग पूर्णतः लोचदार होती है। जो मैंने आपको यहाँ समझाया था वही सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी है। ठीक है, कब मांग वक्र में पूर्णतः लोचदार होती है, जब ये सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है, यानी कि मार्केट में बहुत सारी दुकानें होती हैं जो सेम गुड्स प्रोवाइड करती हैं। ठीक है, और कभी कभी कोई दुकान ऐसी भी है, यानी कि कोई कंपनी ऐसी भी आ जाती है जो कम प्राइस में अधिक गुड देती है। ठीक है, जिसके कारण इनकी जो डिमांड है वो फ्लक्चुएट यानी कि लोचदार होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विक्रय लागत और उत्पादन लागत में अंतर। ठीक है, उत्पादन लागत क्या होती है, मैंने आपको बताया था 10 रुपये का कोई पेन है बेचा जा रहा है, तो उसकी उत्पादन लागत है 5 रुपये, यानी कि 5 रुपये में पेन बन के तैयार हो गया है और बेचा 10 रुपये में जा रहा है। ये 5 से 10 जाने में
जो 5 रुपये इंक्रीज हुए किसके हो सकते हैं, ये प्रचार के हो सकते हैं, टैक्सेस के हो सकते हैं, ट्रांसपोर्ट के हो सकते हैं, और भी बहुत सारी ड्यूटीज़ लगती हैं जिसके कारण इसकी प्राइस 10 रुपये हो गई। लेकिन ये बनी कितने में थी, 5 रुपये में थी। ठीक है, जो 5 रुपये है ये उत्पादन लागत है, और यानी कि जो इसको बेचा जा रहा है विक्रय लागत 10 रुपये है। इसी को हमें डिटेल में पढ़ना है। उत्पादन लागत वह लागत होती है जो किसी वस्तु के उत्पादन के लिए आवश्यक होती है। अगर ये लागत नहीं रहेगी तो कोई भी वस्तु प्रोड्यूस नहीं हो पाएगी। इसमें श्रम, पूंजी या अन्य उत्पादन शामिल होते हैं। ठीक है, और विक्रय लागत क्या होती है, ये वह लागत होती है जो किसी वस्तु के विक्रय के लिए आवश्यक होती है, यानी कि इसी प्राइस पर वस्तुओं को सेल यानी कि बेचा जाता है। इसमें विज्ञापन, प्रचार और अन्य संबंधित चीज़ें आ जाती हैं, यानी कि जैसे टैक्स, और सरकार ने कोई और ड्यूटीज़ लगा दी, उसको ट्रांसपोर्ट करने का खर्चा, और भी उसमें बहुत सारी चीज़ें इंक्रीज कर दी जाती है जिसके कारण कीमतें बढ़ जाती हैं। ठीक है, कोई भी वस्तु जो मार्केट में बिक रही है उसकी उत्पादन लागत हमेशा कम ही रहती है। ठीक है, अगर कोई वस्तु 10 रुपये की है तो उसकी कीमत ज़्यादा ज़्यादा 2, 3, 4, 5 रुपये होती है। लेकिन जो उस पर टैक्स, ड्यूटीज़, विज्ञापन का खर्चा, प्रचार का, ट्रांसपोर्ट करने का खर्चा आता है, उसके कारण उसकी कीमत बढ़ जाती है। ठीक है, विक्रय लागत क्या होता है, जिस पर हम किसी वस्तु को सेल करते हैं जो कीमत होती है, और उत्पादन लागत जो वस्तु को बनाने में हेल्प करती है। ठीक है, जैसे कोई वस्तु है वो 5 रुपये की बिक रही है तो उसमें उत्पादन लागत 2 रुपये है, और जो बिक रही है 5 रुपये में वो विक्रय लागत है। ओके, तो यही थे हमारे PYQs, तो कंप्लीट हो गए हैं। आई होप आपको ये सारे PYQs समझ आए होंगे, और चैनल पर PYQs के और वीडियोस पढ़ें, उसको आप वॉच कर लो। ठीक है, और स्टैटिस्टिक्स फॉर इकोनॉमिक्स की 1 शॉट वीडियो चैनल पर आ गई है। अब हम इंट्रोडक्टरी माइक्रो इकोनॉमिक्स की भी पब्लिश कर दिए हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।